हेलो स्टूडेंट। लास्ट जो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास थी उसमें अपन ने जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से अपन जो ईएमआर रेडिएशन की वेव थ्योरी थी उसको इससे डिस्टिंग्विश करे थे प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक ने यहाँ पे एक नई टर्म यूज ली है जिसको अपन बोलते हैं क्वांटा, या फिर आइंस्टीन ने इसी को नाम दिया था फोटोन, जो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी या मैं बोलूं मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी वो वेव के पार्टिकल नेचर को अपन को यहाँ पे डिफाइन करती है। और जो वेव की जो एनर्जी होती है, मैं बात करूं ये जो ईएमआर रेडिएशन है, ईएमआर रेडिएशन कुछ पैकेट्स के रूप में वो या डिस्क्रीट लेवल के रूप में वो अपने यहाँ पे रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। और उन डिस्क्रीट लेवल या पैकेट्स को इन्होंने क्या बोला है, क्वांटा या फोटोन बोला है। फोटोन आइंस्टाइन ने बाद में दिया था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड अपन को यहाँ पे उसका फॉर्मूला डेराइव करना है कि इसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी। अब मैं बात करता हूं कि प्लैंक ने उसकी जो थ्योरी थी उसके अंदर जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था। भाई देखो, फॉर्मूले पहले भी आए थे, वेव नेचर से फॉर्मूले आए थे, वेव नेचर में अपन ने फॉर्मूले निकाले थे इससे पहले जो पढ़ी थी अपन ईएमआर रेडिएशन। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी। अब यहाँ पे अपन जो पढ़ेंगे क्वांटा थ्योरी के अकॉर्डिंग या मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो एनर्जी जो होती है किसी भी फोटोन की, या मैं बात करूं क्वांटा की, क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग मैंने बताया आपको, पर सेकंड कितनी वेव पास हो रही है। एक सेकंड में जितनी ज्यादा वेव पास होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा इसके क्वांटा को या डिस्क्रीट लेवल को ज्यादा कैरी करेगी। तो जिसमें ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको वहां भी डिफाइन किया था जब अपन मैक्सवेल थ्योरी पढ़ रहे थे ईएमआर रेडिएशन की। अब मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग अपन को क्वांटा मॉड्यूल्स मिलेगा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के ई क्या हो गया, एच न्यू। और एच यहाँ पे क्या है, एच क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। एच क्या है, कांस्टेंट। और एच को अपन क्या बोलते हैं, एच को अपन बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू याद रखना, ये प्लैंक ने दी थी। E इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एनर्जी है और ये अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये फॉर्मूला मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है अपन बाद में करेंगे। पहले अपन कुछ और फिनोमिनन जान लेते हैं जो अपने ये जो इसकी पार्टिकल नेचर है उससे रिलेटेड है। देखो अपन ने देखा था स्टार्टिंग में कि ईएमआर रेडिएशन से अपन कुछ इफेक्ट को नहीं समझा पा रहे थे। जैसे मैं बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या मैं बात करूं फिर किसकी, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की, इसको नहीं समझा पा रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में हो रही है। इसलिए आपके वेव नेचर वाले डाटा से वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने वेव नेचर में अगर आप ऐसे बोल देते कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं तो हो सकता है रिजल्ट सही निकल जाता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो फिर बाद में मैक्स प्लैंक ने उसको समझाया था। अब जो अपना नेक्स्ट इफेक्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले जो है वो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था। हर्ट्ज ने क्या किया, एक मेटल प्लेट ली, उसको बाहर उसने बैटरी से कनेक्ट की, और उसने उस मेटल प्लेट पे एच न्यू, ये जो लाइट है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटा बोलते हैं। इसको इसके ऊपर अप्लाई करवाया। जैसे ही ये अप्लाई करवाएगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड या जो भी उसमें फोर्स लग रहा है जिससे वो बंधे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से,
अगर आप बाहर से उसको उतनी एनर्जी दे देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसने क्या किया, एच न्यू, इस पे लाइट अप्लाई की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले। अब इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाली प्लेट थी, इधर पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होते हैं किधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव वाले एंड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए। उसको कैसे पता चला, उसको पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हुआ, विद्युत धारा के अंदर उसमें कुछ चेंज हो रहा था। जैसे जैसे लाइट यहाँ अप्लाई कर रहा था तो विद्युत धारा में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसने कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन देखे और उन ऑब्जर्वेशन को इसने इस तरीके से लिखा है। देखो इधर सबसे पहले अपन इसकी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली बोलते क्या किसे हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी जो मेटल होती है उस पे बाहर से आप लाइट डाल रहे हो, लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की इस फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज व्हेन बीम ऑफ लाइट इज एक्सप्रेस्ड ऑन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ मेटल्स ली थी उन्होंने, मेटल पे जैसे ही अप्लाई किया तो मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स इज इजेक्टेड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने कुछ मेटल्स के ऊपर फोटोन अप्लाई किया, लाइट अप्लाई की, जिससे इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो गए, इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, दैट इज देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन द स्ट्राइकिंग। देखो इसका मतलब ये है कि उसने जैसे ही उस पर लाइट अप्लाई की तो लाइट जैसे ही अप्लाई होती है इलेक्ट्रॉन तुरंत वहां से निकल जाता है, कोई टाइम डिले उसमें नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जो विद्युत धारा होती है वो कंटिन्यूसली मैनर में बहती है। अगर जैसे अगर टाइम डिले होता तो धारा बहती फिर रुक जाती, फिर बहती फिर रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बीम अप्लाई की तुरंत वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन उसकी एक शर्त थोड़ी सी है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उतनी एनर्जी आप दोगे तभी निकलेगा वो। इलेक्ट्रॉन को अगर जैसे मानो एज्यूम करो इलेक्ट्रॉन को 15 जूल की एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए, आप दे रहे हो उसको 12 जूल, 3 जूल की कमी है ना, तो कहां से निकलेगा। आप उसको या तो 15 दो या 15 से ज्यादा दो, ठीक है, आप या तो 15 दो या 15 से ज्यादा दो, लेकिन वो लेगा 15 ही, निकलने के लिए तो 15 ही लेगा। एक्सिस जो एनर्जी आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी उसको अटेन करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी के अमाउंट की उसको रिक्वायरमेंट रहती है, उसी को बाद में अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहेली ऊर्जा का, उसको अपन दहेली आवृत्ति का उसको नेम दे देते हैं। तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये लास्ट वाली जो लाइन थी उसमें हो गया, the number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of light। देखो इसने बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी के। अब सबसे पहले तो आप इंटेंसिटी को समझो, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मैं इधर साइड में समझा देता हूं आपको इंटेंसिटी का मीनिंग। देखो बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको कोरिलेट करना है एनर्जी फोटॉन्स के साथ। देखो इधर, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में अपन सेम एनर्जी की लाइट ले रहे हैं। पहली तो कंडीशन आप समझना, एनर्जी क्या ले रहे हैं अपन, सेम, यानी अपन यहाँ पे सेम टाइप के फोटोन ले रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, आप डेली लाइफ में भी खूब सारे एग्जांपल देखते हो, जैसे बल्ब जला हुआ है, बल्ब को आप जितना ज्यादा पास में लाओगे आपको उतना ही ज्यादा वो मतलब उजाला देगा और उतनी ज्यादा आपको गर्माहट होगी, ठीक है। और बल्ब को आप दूर रखोगे तो बल्ब आपको कम एनर्जी देगा और कम उजाला वहां से फील होगा। भाई बल्ब की जो एनर्जी वो ले रहा है वो तो फिक्स है ना, वो चेंज थोड़ी हो रही है। जैसे वो 220 वोल्ट ले रहा है वहां से एनर्जी की फॉर्म में, वो जितना वोल्टेज पे आप लगा रखे उतना ले रहा है, 100 वाट का है तो 100 वाट के बराबर एनर्जी लेगा वो, ठीक है। अब आप उसको पास रख रहे हो दूर रख रहे हो, डिपेंड करता है वो उस पर। तो इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से समझा जाता है, जैसे एज्यूम करो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 100 वाट का बल्ब और यहां ले रहा हूं मैं 50 वाट का बल्ब, एनर्जी में दोनों पे सेम अप्लाई कर रखा हूं, एनर्जी क्या है, सेम है। तो 100 वाट के बल्ब में इसका आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, इसकी इंटेंसिटी कम दिखाई देगी। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। ये हर्ट्ज को नहीं पता था, ये बात आइंस्टाइन ने बोली थी, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है
और 50 हर्ट्ज की मैं अगर बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन क्या है, कम है। नंबर ऑफ फोटोन क्या है, कम है। तो अब देखो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, लेकिन फोटोन की जो साइज शेप है वो सबकी बराबर है। वो फोटोन आपको इस तरीके के ही दिखाई देंगे, सारे के सारे इस तरीके के। यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ फोटोन कम होंगे और यहाँ फोटोन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ फोटोन क्या होंगे, ज्यादा होंगे और वहां कम है। ठीक है, तो ये जो हर्ट्ज था इसने यही बोला था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ जाता है। यही बात अपन आगे चल के उसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, आइंस्टाइन वाले में, कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें ये नहीं समझा पाया, हर्ट्ज नहीं समझा पाया। ये चीजें कौन समझा है, आइंस्टाइन। फिर आइंस्टाइन ने ये चीजें बताई थी कि जो इंटेंसिटी जिनकी फोटोनों की अलग अलग है और उनकी एनर्जी सेम है, आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो इंटेंसिटी तो भले आप कितनी भी चेंज कर लो, अगर उनकी एनर्जी सेम है तो एनर्जी सेम दे रहे हो आप, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। भाई इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 15 जूल चाहिए थी, यहाँ फोटोन है उसके पास 12 जूल की एनर्जी है, यहाँ भी 12 जूल की एनर्जी है। अब 12-12 मिलके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही है, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी 12 जूल ही है। तो आप अगर 12 जूल की एनर्जी को स्ट्राइक करवाओगे किसके साथ, 15 जूल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। उसको फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए, फिक्स वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी से। तो देखो इधर सेम एनर्जी है, उधर भी सेम एनर्जी है, तो यहाँ देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से स्ट्राइक करेंगे, यहाँ मतलब मोर स्ट्राइक, मोर स्ट्राइक। यहाँ नंबर ऑफ फोटोन कम है तो वो लेस स्ट्राइक करेंगे, टक्कर यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे टक्कर ज्यादा होगी। जहां टक्कर ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, जहां टक्कर कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इनको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। अगर आप न्यू नोट से कम एनर्जी दे रहे हो, ध्यान से सुनना, आप न्यू नोट से कम एनर्जी का फोटोन दे रहे हो तो यहां पे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अरे भाई उसको जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वहां से मुक्त होने के लिए, उस जहां से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं दोगे तो वो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है ना, वो नहीं निकलेगा। तो आप उसको एनर्जी अगर इसके बराबर या उससे ज्यादा दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। इसलिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, उससे बिलो उससे कम अगर आप दे रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। देखो फिर इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दे रहे हो तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन अटेन करता है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी वहां से मिल जाएगी, वेलोसिटी के लिए उसको एनर्जी मिल जाती है। अगर न्यू बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। याद रखना काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ कभी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी किसके साथ, उसकी एनर्जी के साथ। अगर आप एनर्जी बढ़ा ही नहीं रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी उसको, इंटेंसिटी भले ही आप बढ़ा लो। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी सेम टाइप के फोटोनों की संख्या ज्यादा होती है वहां पे। भाई इंटेंसिटी में अपन क्या कहता है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हो जाएंगे लेकिन उनकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी। तो सेम एनर्जी का आप इलेक्ट्रॉन को आप सप्लाई करवा रहे हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, जितनी मिलनी है उतनी मिलेगी। इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो आप, सिर्फ फोटोन बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, Hertz do not explain why electron ejected at a particular frequency. If frequency is less than nu naught, then electron do not eject। Hertz इसको नहीं समझा पाया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम देने पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा है, इसका जवाब उसके पास नहीं था। अगर उसके माइंड में ऐसा थॉट उस टाइम पे आ जाता कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, मेटल के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, उनको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, अगर आप वो सप्लाई कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
ये आइडिया नहीं था इसके पास। अगर ये होता तो आइंस्टीन की जरूरत थोड़ी पड़ती। फिर आइंस्टीन ने ये बोला कि ये जो एनर्जी आप दे रहे हो ये छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, इसको फोटोन बोलते हैं। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट करेगा, टकराएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो रहा है, जितनी एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है उतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ रही है। अगर फोटोन पे थोड़ी ज्यादा एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब निकलने के लिए तो वो उतनी एनर्जी ले रहा है जितनी उसको चाहिए। जैसे मानो इलेक्ट्रॉन, आप 20 जूल की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, आप उसको 25 जूल का फोटोन दे रहे हो। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए चाहिए कितनी, 20 जूल एनर्जी। कितनी चाहिए, 20 जूल एनर्जी। आप दे रहे हो कितनी उसको, 25 जूल का फोटोन दे रहे हो आप, इतना फोटोन उससे टकरा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो निकलने के लिए, जैसे यहां से मैं यहां से आपको समझाऊं तो जैसे इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस से, इसको चाहिए 20 जूल एनर्जी, आपने ये फोटोन यहां से दिया तो इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसके पास 5 जूल एनर्जी है ना, उसको ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। ये जो एनर्जी है इसको किस में ले लेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां से निकलने के लिए इसको 25 जूल की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 20 की थी। और 20 की थी तो इसका मतलब यहां से अपन समझा सकते हैं कि एनर्जी भी क्या होती है, जो इसकी ऑर्बिटल की या मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं वो फिक्स होती है, वो फिक्स होती है। और वो फिक्स क्वांटा से ही वो गेन करेगा, मर्जी आए जो गेन नहीं करेगा। आप कुछ भी दे दो उसे, ऐसा थोड़ी होता है, वो जितनी चाहिए उतनी ही लेगा। इसीलिए बोला जाता है एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स वैल्यूज के होते हैं, उनके हर कुछ मान नहीं हो सकते, फिक्स हैं, जो उनके हर एक इलेक्ट्रॉन के उनके मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। सबकी एनर्जी फिक्स हो रखी है, ठीक है। तो ये बात थी किससे रिलेटेड, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, वो नहीं समझाते इन चीजों को। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका, आइंस्टीन का। और इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं वर्क फंक्शन। इसने भी चीजें वही बोली है, इसने एक टर्म और यहां पे यूज ली है, वर्क फंक्शन, कार्य फलन, एच न्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एच न्यू नॉट से अपन इसको डिनोट करते हैं, या इसको बोलते हैं फाई, ठीक। तो वर्क फंक्शन क्या है, आइंस्टीन ऐसा बोला कि आपको मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप वो दे देते हो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उसी फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। उस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो यहां लिख देता हूं मैं, दी मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू remove electron from a metal is known as work function। उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ उसने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन की बात करेंगे अपन। यहाँ जो एच न्यू, यहाँ एच न्यू नॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्क फंक्शन की। अगर आप इसके बराबर एनर्जी दे रहे हो तो उतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन वो वहां से भगेगा नहीं। वो भगेगा कब, जब काइनेटिक एनर्जी दे दोगे। यानी आप वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां ले लेगा, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में ले लेगा। भाई ओवरऑल तो आपको पता है ना, एनर्जी कंजर्व रहती है। आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी बाद में रहनी है। अब बाद में वो रह रही है तो दो फॉर्म में रह रही है, एक तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, एक उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, ठीक है। यहां मैं बोल सकता हूं कि जो आपकी टोटल एनर्जी है एच न्यू जो आप दे रहे हो, फोटोन के तौर पे आप बाहर से दे रहे हो, वो एक तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है, इक्वल होता है। यही बात बोली थी, सिंपल सी बात है ना भाई। आप जितनी एनर्जी दे रहे हो पहले की, वो बाद की के बराबर रहनी चाहिए। और बाद की एनर्जी वो दो काम में लेता है। अगर आप बराबर दे रहे हो तो एच न्यू नॉट के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। अगर आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं, इफ एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट है, ये वाली कंडीशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो एच न्यू किसके बराबर होगा, इसमें एच न्यू नॉट, यानी जो आपका वर्क फंक्शन है वो आप जो एनर्जी दे रहे हो उसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है।
अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले केस की बात करूं कि एच न्यू की वैल्यू ज्यादा है किससे, एच न्यू नॉट से, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी दी है, कुछ तो ले लिया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और कुछ ले लिया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी जो एच न्यू होती है वो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, इक्वल होती है। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन आपको निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। आप यहां से इसको डिराइव कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ दे रखा हो तो वेवलेंथ की फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हो। आपको पता है एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो ऐसे लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। तो ये आइंस्टाइन का क्या था, एक्सपेरिमेंट था। इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं समझा देता हूं आपको। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे देखो, इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से डिटेल में। ये मैंने दो मेटल ब्लॉक लिए हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं दोनों में, और दोनों मेटल के ब्लॉक मैंने सेम ही लिए हैं। दोनों क्या लिए हैं, सेम। तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या होगी निकलने के लिए, सेम होगी। अब यहां पे ध्यान से समझना, एक बार तो मैं ले रहा हूं यहां पे डिफरेंट इंटेंसिटी के फोटोन, और एक बार ले रहा हूं मैं डिफरेंट एनर्जी के फोटोन। एक तो सेम एनर्जी के, एक डिफरेंट एनर्जी के। तो सिंपल सी बात है, इससे आपके सारी जो चीजें है ना वो सब समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो, इधर मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग रखी है। मैं बोलता हूं कि यहाँ मैंने 5 वॉट का इंटेंसिटी का सोर्स लिया है, इधर मैंने 10 वोल्ट का लिया है, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या है, एनर्जी सेम है। एनर्जी क्या है, सेम। अभी मैंने जस्ट समझाया था इंटेंसिटी का रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटोन की संख्या से। तो यहाँ फोटोन कम है, लेकिन मैं इनकी शेप सबकी बराबर बना रहा हूं, ठीक है। यहां फोटोन क्या है, ज्यादा है, यहां फोटोन क्या है, ज्यादा, लेकिन सबकी जो एनर्जी है फोटोनों की वो क्या है, इक्वल है। यहां फोटोन ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ ये जो फोटोन है ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसे टकराएंगे। यहाँ फोटोनों की संख्या कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी संख्या भी क्या रहेगी, कम। इनकी संख्या भी क्या रहेगी, कम रहेगी। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर मैं इस जगह पे बात करूं, यहां पे अगर ये एनर्जी सेम वाले फोटोन ज्यादा संख्या में है तो ये टकराएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो देखो, एनर्जी सेम रखते हो, फोटोन की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो अलग अलग है तो नंबर ऑफ फोटोन की संख्या के आधार पे आप बोल दो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा वाला केस लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी सेम रखी है। अब ध्यान से सुनना, इनकी जो वेलोसिटी है ना, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इनकी वेलोसिटी बराबर है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो इनकी रहेगी वो बराबर रहेगी। सिंपल सी बात है ना भाई, आप एनर्जी थोड़ी चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जहां इतनी इसमें रहेगी उतनी इसमें रहेगी। तो मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी दोनों में समान है। काइनेटिक एनर्जी दोनों में क्या है, समान है। इधर उल्टा है, इंटेंसिटी मैंने यहां पे क्या कर दी, इंटेंसिटी मैंने कर दी इस वाले केस में सेम। देखो, इधर एनर्जी सेम थी, इंटेंसिटी अलग थी। अब इंटेंसिटी मैंने सेम कर दी, एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। एनर्जी को चेंज कर रहा हूं, इंटेंसिटी सेम कर दी मैंने। यहां पे मैं जितने फोटोन लेंगे उतने फोटोन यहां पे लूंगा, लेकिन फोटोनों की एनर्जी अलग अलग है। एनर्जी अलग अलग कैसे है, देखो इधर, यहां फोटोन छोटे बना रहा हूं मैं, छोटे बना रहा हूं मतलब यहां के फोटोनों के पास एनर्जी कम है,
देखो मैंने यहाँ पे 8 फोटोन बनाए ना, 8 फोटोन ही मैं इधर बनाऊंगा क्योंकि मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी। इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पे। अब मैं यहाँ पे जो फोटोन बना रहा हूं उनकी साइज मैंने बढ़ा दी, ऐसे इनकी साइज मैंने बढ़ा दी। तो ये जो फोटोन बनाए मैंने, इनकी साइज जो मैंने बढ़ाई है, इनके पास एनर्जी ज्यादा है, इनके पास एनर्जी कम है। 8 फोटोन है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे और इधर 8 फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी। तो इससे ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रही। जब आपने इंटेंसिटी अलग ली, जब आपने इंटेंसिटी सेम ली, जब आपने इंटेंसिटी अलग ली और सेम ली, तो काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई रिलेशन ही नहीं निकल गया। जब आपने इंटेंसिटी यहाँ पे अलग अलग ली तो काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही थी, अलग अलग ली तो काइनेटिक एनर्जी सेम, और इंटेंसिटी अलग, आपने इंटेंसिटी को सेम कर दिया यानी फोटोनों को फिक्स कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का अलग रिलेशन आ गया। वो आप डिफाइन कर सकते हो एनर्जी से, कम ज्यादा एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, वो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप आराम से डिफाइन कर सकते हो उसको कि यहाँ जो एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर वो ज्यादा एनर्जी है यानी मैं बोल सकता हूँ एक्सिस में, तो एक्सिस एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो जाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जबकि ऊपर दोनों में सेम थी। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है जो बाहर से आप फोटोन दे रहे हो, न कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की संख्या डिपेंड करती है। ज्यादा फोटोन दोगे तो ज्यादा स्ट्राइक होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में आती है उसी को इसने फोटोन बोला है। फोटोन जो वर्ड है वो आइंस्टाइन के यहां से लिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो इधर, अब यहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ये हुआ कि आप जो ईएमआर रेडिएशन है उसके पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हो। अब पार्टिकल नेचर से आप जो और फिनोमिनन आ रहे हैं जैसे डिफ्रेक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यानी परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ये चीजें आप इस पार्टिकल नेचर से समझा ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल हो गया उनके सामने, डिफिकल्टी राइज हो गई। तो फिर इन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल से समझाई जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी वेव से समझाई जाएगी। तो दोनों को मिला के बोल दिया कि पार्टिकल हैव ड्यूल नेचर, पार्टिकल सॉरी ईएमआर हैव ड्यूल नेचर, या मैं बोलूं वेव, जो वेव है वो ड्यूल नेचर रखेगी। सीधी सी बात है भाई, आप समझा नहीं पा रहे हो तो फिर यही हुआ कि वेव है जिसको आप मान रहे हो, जो ईएमआर रेडिएशन आ रही है वो दो फॉर्म रखती है, एक पार्टिकल की, एक वेव की। जो फिनोमिनन वेव से समझा सकते हो वेव से समझाओ, जो पार्टिकल से समझाते हो पार्टिकल से समझाओ। अब मैं बोलूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ईएमआर रेडिएशन के वेव नेचर से समझाओ, अरे नहीं समझा पाओगे। आप कैसे समझाओगे? मैं बोलूं कि आप विवर्तन को पार्टिकल नेचर से समझाओ, नहीं समझा पाओगे भाई, उनका उनका रिलेशन ही नहीं है। वेव जो अपन पढ़ रहे हैं वहां पे वो क्लासिकल थ्योरी है, और यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं एक एटम को लेके, उसके क्वांटम लेवल को लेके, जिसको एनर्जी लेवल बोल रहे हो, क्वांटा बोल रहे हो, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में आप जाके पढ़ रहे हो। तो डाटा दोनों उल्टे जो हो रहे हैं, एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो अगर एक दूसरे के रिवर्स है तो आप फोटोन, या मैं बात करूं आप जो पार्टिकल नेचर होता है उससे आप उस चीज को समझा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज अराइज हुई। उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आती है। डी ब्रोगली वो लास्ट में पढ़ेंगे अपन। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस यही बोलती है कि पार्टिकल और वेव दो नेचर रखता है मैटर। कोई भी मैटर होगा वो हमेशा ड्यूल नेचर रखेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। यहाँ देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट डू नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सो डिफिकल्टीज इज अराइज। अब होगी ऑब्वियस बात है ना भाई, आप इन चीजों को तो समझा रहे हो लेकिन इनको नहीं समझा पा रहे हो। तो ईएमआर हैव बोथ नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी इसी को बोलते हैं अपन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ ईएमआर। तो यहां तक आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके बाद की जो थ्योरी है जिससे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे, ठीक है, वो थ्योरी
ये जो बोला था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, क्वांटाइज एनर्जी लेवल, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका बेटर रिजल्ट मिला है किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो आगे डिस्कस करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आगे डिस्कस करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो हेडिंग है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज या डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और इसी को आप बोल लो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसी को अपन बोल सकते हैं। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये नई चीज आई है। तो स्पेक्ट्रम कुछ भी नहीं है, जो ईएमआर रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन में से आप अगर एक पर्टिकुलर लाइट को फिक्स कर लो वहां से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ विजिबल लाइट की, उस विजिबल लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म से पास आउट कर रहे हो, तो उस विजिबल लाइट के अंदर आपको पता है, मैंने बताया था विबग्योर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ की अगर लाइट को आप किसी मीडियम से पास करवा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि उनकी जो वहां से जो डिफ्रेक्शन का जो प्रॉपर्टी होती है वो ही सबकी अलग अलग होगी भाई। वहां से जो डेविएट होंगे उनमें डेविएट की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो सारी की सारी अलग अलग कलर में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो एक पैटर्न मिलता है, सीरीज मिलती है कलर की, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इफ व्हाइट लाइट इज पास्ड इनटू प्रिज्म देन इट स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये स्पेक्ट्रम है, इस पे आप व्हाइट लाइट क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, इस पे व्हाइट लाइट क्या कर रहे हो आप, व्हाइट लाइट इस पे अप्लाई कर रहे हो। ये व्हाइट लाइट जैसे ही इस पे जाएगी, मीडियम इसको अलग मिला है यहाँ पे भाई, पहले तो क्या कर रही थी वो एयर में चल रही थी, अब जैसे ही उसको डिफरेंट मीडियम मिला तो यहां से ये डेविएट होना स्टार्ट होती है। और सबसे ज्यादा जो डेविएट होती है वो होती है वॉयलेट कलर वाली, वो होती है कौन सी, वॉयलेट कलर वाली। सबसे ज्यादा डेविएशन यही शो करती है और सबसे कम डेविएशन रेड वाली, क्योंकि रेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन शो करती है कौन, वॉयलेट वाली। तो एक कलर का अपन को क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, और इस कलर के पैटर्न को या इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड और आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ईएमआर रेडिएशन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ही एग्जांपल है। कंटिन्यूअस का मतलब है इसके अंदर आईआर, रेडियो, विजिबल, यूवी, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारी की सारी क्या है, एक दूसरे में मर्ज हो रखी है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बाउंड्री लाइन नहीं बना सकते वहां पे। तो ये आपस में कंटिन्यूअस मैनर में क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रखी है अलग अलग वेवलेंथ की फॉर्म में। तो एक पूरा बैंड मिल रहा है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इधर, दिस व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट विद सेवरल वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी मैंने जस्ट बताया ये जो व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को नहीं निकाल सकते उसमें से, रेड वाला वॉयलेट, सॉरी रेड वाला ऑरेंज पे, ऑरेंज वाला वॉयलेट पे, ऐसे ये मिक्स रहता है। आप अलग से नहीं पहचान सकते कि देखो यहाँ तक तो येलो दिख रहा है, यहाँ से रेड दिख रहा है, ऐसा नहीं। वो उसमें मर्ज होता रहता है, उसी जो मर्ज हो रखा है उसमें, उसी फिनोमिनन को बोला जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस। अब आगे अपने लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम अपन एटम पे जाके पढ़ रहे हैं उसको, और जो बैंड स्पेक्ट्रम होगा वो बहुत सारे जो एटॉमिक लेवल होंगे आपस में मिलके वो जनरेट करेंगे। तो बैंड का अपने यहाँ पे कोई काम नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम से अपन को मतलब उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब लाइन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, दो तरीके का। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एमिशन, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या होता है, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन कब बोल रहे हो, एमिशन कब बोल रहे हो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे अपन एग्जांपल लेके समझेंगे एक पर्टिकुलर एटम को।
तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैक्स प्लांक ने जो बोला था कि रियल में एटम के अंदर एनर्जी लेवल जो होते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, क्वांटा जो एनर्जी लेके आता है डिस्क्रीट फॉर्म में लेके आता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं, जैसे देखो एक मैंने लिया है यहाँ पे एटम, एक मैंने यहां क्या लिया, एटम लिया। अब एटम के यहां ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं रेडिएशन, EMR रेडिएशन, एच न्यू, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई किया तो आपको पता है एटम जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऑब्वियस बात है ना, एनर्जी लेके कहां जाएगा वो, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो मैंने यहां पे बना दी एटम कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। मैं इसको स्टार से दिखा रहा हूं, यानी ये कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो अब यहां से देखो कुछ एनर्जी इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब यहां से एनर्जी निकलेगी, भाई यहां गया है तो इसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी की जो पैकेट्स होगी या उस एनर्जी के जो क्वांटा होंगे इस वाली लाइन में से वो गायब हो गए। तो इस लाइन में से वो गायब हो गए तो ये जहां पे जाके टकराएगी तो उस जगह से जो गायब हुए है ना वहां पे आपको ब्लैक क्या दिखाई देगी, लाइन दिखाई देगी। उसी को बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अब यहां से क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब यहां से एनर्जी निकल रही है, यहां से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। और उस एनर्जी को मैं कुछ अलग कलर से आपको दिखा देता हूं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। देखो यहां से एनर्जी निकली, यहां से एनर्जी निकली, ये निकली। अब इसमें से कुछ एनर्जी गायब है, मैं लिख देता हूं सम, इसमें से सम फोटोन यूज्ड इन एक्साइटेशन। कुछ फोटोन कहां चले गए, एक्साइटेशन में। कुछ फोटोन कहां चले गए, एक्साइटेशन में। अब आप अगर इसको किसी प्रिज्म पे इसको अप्लाई कर रहे हो, किसी प्रिज्म पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, ये यहां से निकल रही है, जितना भी इसमें डेविएशन हो रहा है। फिर आप यहां पे लगा रखे हो डिटेक्टर, यहां क्या लगा रखे हो आप, डिटेक्टर, EMR डिटेक्टर। ये इसको डिटेक्ट करके ये एक स्ट्रिप पे पैटर्न बनाता है, और स्ट्रिप पे जो पैटर्न बना रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं इसको, भाई ये जो पैटर्न रहेगा इसका पैटर्न को थोड़ा ढंग से समझना आप, है ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया। अब मैंने इस पैटर्न में बोला कि कुछ आपको ब्लैक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्लैक लाइन। और ब्लैक लाइन क्यों दिखाई दे रही है, ब्लैक लाइन क्यों दिखाई दे रही है उसका रीजन अभी बता देता हूं मैं आपको, वैसे आप समझ गए होंगे। ये देखो ये मैंने यहाँ पे जो इसका चमकीला पार्ट था उस पे मैंने डार्क डार्क लाइन बना दी है। ठीक है, देखो ये जो पार्ट बनाया है इधर वाला ये तो ब्राइट पार्ट था, चमकीला पार्ट, और इस पे जो मैंने ये बनाई है डार्क लाइन, डार्क लाइन। और ये डार्क लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है एब्जॉर्प्शन, ये क्या शो कर रही है, एब्जॉर्प्शन शो कर रही है। ठीक है, यहां तक की तो बात समझ में आती है। ये एब्जॉर्प्शन का पैटर्न हुआ, और ये जो लाइन मिली है ये लाइन कौन से वाले फोटोन की मिली है, जो इधर ये लेके भग गया एटम, जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेके बैठा है वो फोटोन यहाँ पे गायब दिखाई दे रहे हैं, गायब दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये डार्क लाइन दिखाई देगी, यानी आपको ब्राइट पैटर्न पे डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ पे समझना है। और ये जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा आया है, ध्यान से सुना, ये जो स्पेक्ट्रा आया है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है आपका। ये कब दिखाई दिया आपको, जब यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ तब दिखाई दिया। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो पैटर्न है किसका है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। किसका है ये, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तभी दिखाई दिया ये, इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोल रहा हूं इसको मैं। ठीक है,
अब मैं बात करता हूं यहां पे एमिशन स्पेक्ट्रा की। मैंने क्या किया, यहां से लाइट को बंद कर दिया। अब लाइट मैंने बंद कर दी। अब ये एटम है, इसकी एक्साइटेड स्टेट में गया है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वहां ज्यादा देर रुकेगा नहीं, अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा। जैसे ही अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उसी एनर्जी को ये क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो अगर ये एनर्जी एमिट कर रहा है, मैं लिख देता हूं। अब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, किसमें आ रहा है ये, जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट में अगर ये आ रहा है तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहां अगर मैं इसकी एनर्जी को यहां ऐसे दिखाऊं, अब ये एनर्जी ये एमिट कर रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। और एमिट कर रहा है उसको वही प्रिज्म से निकालेंगे अपन, वही यहाँ पे मेटल डिटेक्टर पे लगाएंगे या जो ईएमआर डिटेक्टर होगा सेम उस पे अप्लाई करेंगे और फिर पैटर्न देखेंगे। इस डिटेक्टर से जो पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूं तो देखो ये पैटर्न वही है। अब पैटर्न पे आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है। देखो ये जो लाइट जहां पे पहले डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही थी लाइट की, उस डार्क लाइन की सिद्ध पे आपको चमकीली लाइन या ब्राइट लाइन दिखाई देगी यहां पे। और बाकी का जो पार्ट रहेगा, देखो इधर मैं यहां पे इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिप रहेगी ये डार्क रहेगी, ये डार्क रहेगी। क्यों, क्योंकि इस जगह की एनर्जी तो आई नहीं ना, उस एटम ने इस जगह की एनर्जी तो वो एब्जॉर्प्शन वाले स्पेक्ट्रम में वो वहां पे निकल गई थी। तो इस जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, डार्क वाला पार्ट दिखाई देगा। और जो आपके पहले डार्क आ रही थी उस पे आपको क्या दिखाई देगा, उस पे आपको चमकीला एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा और उसी सिद्ध में दिखाई देगा, अलग जगह नहीं दिखाई देगा। जितनी एनर्जी की जगह पे ये दिखाई दे रहा उतनी एनर्जी की जगह पे आपको ये लाइन दिखाई देगी। ये डिफरेंस होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। याद रखना दोनों लाइनें एक ही एनर्जी लेवल पे आएगी। इससे यह पता चलता है कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। इसे ही बोला जाता है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और जो एनर्जी आ रही है वो भी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आ रही है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या क्वांटाइज्ड एनर्जी या क्वांटा। उसको डिस्क्रीट एनर्जी बोलते हैं या बोलते हैं उसको क्वांटाइज्ड एनर्जी, या मैं बात कर सकता हूं उसके लिए क्वांटा वर्ड, या बोल लो आप फोटोन, कुछ भी बोल लो अब, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस करवा दी है। तो इस तरीके से ये पैटर्न दिखाई देगा आपको। देखो यहां एटम सेम था, एटम ने एब्जॉर्ब की एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस जगह पे आपको यहाँ पे काली पट्टी दिखाई देगी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उसने, अब वो वहां तो रहेगा नहीं एक्साइटेड स्टेट में, अब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वापस एनर्जी एमिट करेगा। अरे तो जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी तो निकालेगा, जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी तो निकालेगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जैसे 15 जूल चाहिए एनर्जी, आपने 15 जूल दे दी, अब 15 जूल लेके वो एक्साइटेड स्टेट में बैठा है। अब जब वो वापस अपने स्टेट पे आएगा तो 15 जूल ही तो निकालेगा। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे गायब हुई थी उतनी एनर्जी तो यहाँ निकालेगा वो। और आपको पता है एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी ली है उतनी यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम आया है अपना, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइन ऐसे दिखाई देगी, एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको डार्क जगह पे ब्राइट लाइट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये अगर समझ में आ गया तो आपके लाइमर बामर पर्सन ब्रैकेट फंड हम्फ्री सब समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बात हुई।
बिल्कुल आपका सारा डाउट क्लियर हो गया आई होप, मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। देखो एनसीईआरटी में बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में रहता है कि कब तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कब लाइन स्पेक्ट्रम है, और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है, वो सीधा क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस पे आपको डार्क लाइन दिखाई देती है या ब्राइट लाइन दिखाई देती है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे हमेशा डार्क लाइन दिखाई देती है। नाम उसका एब्जॉर्प्शन है ना भाई, कुछ का एब्जॉर्प्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो उस जगह पे क्या दिखाई देगा? डार्क। और आपसे पूछता है एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको कौन सी लाइन दिखाई देती है? तो एमिशन में एनर्जी एमिट होती है तो आपको वो ब्राइट लाइन की फॉर्म में दिखाई देता है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो एनर्जी का पैटर्न है हर एक एटम के लिए फिक्स होता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम का जो यूज है वो जो मेटल होती है उनको आइडेंटिफाई करने में, या कोई से एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक मेटल का ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होगा। भाई आपने बोल दिया ना कि एटम की जो एनर्जी लेवल होती है क्वांटाइज होती है, डिस्क्रीट होती है, फिक्स वैल्यू होती है, तो वो तो फिक्स होगी, तो फिक्स वैल्यू पे आएगा ना आंसर, वो चेंज थोड़ी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो दीज लाइन आर सो that is energy are absorbed or emit in fixed quantities and it is quantized or discrete। इसने बोला है कि ये जो लाइन आ रही है, ये शो कर रही है, वो एब्जॉर्ब या एमिट पे वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड और डिस्क्रीट बोलते हैं। These spectrum are characteristic for elements, so it is used in identification of element। मैंने बताया अभी, अगर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को ले रहा है, हर एटम की एनर्जी लेवल फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी की होती है, डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज होती है, तो वो उसको ले रहा है, तो वो हर एक मेटल के लिए क्या होगा? फिक्स होगा, एलिमेंट के लिए फिक्स होगा, इसलिए वो आइडेंटिफिकेशन में काम में लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइनें आ रही है उन लाइनों को सबसे पहले काउंट किया था बामर ने। बामर ने देखो ये जो फॉर्मूला दिया है, इसने ये फॉर्मूला ऐसे मानो कि ये पजल का गेम खेला आपने। पजल का गेम में आप अगर किसी एक फोटो को जमा दो और आपसे बोला जाए कि उस फोटो को आप वापस हटाओ उसमें से, तो पजल में आप एक बार जमा दिए तो उसको वापस उसी मैनर में नहीं हटा सकते। ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी। इन्होंने क्या है कि काउंट कर करके, तुक्के मार मार के ये सारे एक्सप्रेशन दिए इन्होंने। आगे चल के आप अचंभित हो जाओगे कि ये जो चीजें इन्होंने सही बोली है ना, ये यहाँ पे उनको लग रहा था भाई हमने सही बोली है, वो नील्स बोर ने, उसने भी तुक्के मार मार के इनको सही निकाला है। आप नील्स बोर की थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा ही यही है कि ये थ्योरी पजल्ड है। उसको नहीं पता, उसने कई चीजें मैं बताऊंगा आपको कि कई चीजें उसने काम में ली, उसको नहीं पता क्यों लिए काम में, लेकिन उनको काम में लेने से इसके आंसर एग्जैक्ट आ गए। तो कई चीजें ऐसी है। तो बामर उस टाइम पे वर्क कर रहा था। बामर ने बोला कि इनको काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं। तो ये फॉर्मूला वेव नंबर का काउंट करने का क्या था? न्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये बामर जो सीरीज होती है उसको कैलकुलेट करने का इसने एक फॉर्मूला दे दिया, और n की वैल्यू 3 4 5 से रखनी है। ये कब रखनी है मैं भी आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, अब देखो आगे, दिस सीरीज ऑफ लाइन described by this formula are called बामर सीरीज। ये जो लाइन डिस्क्राइब की गई थी बामर के द्वारा इस फॉर्मूले से, इसको बामर सीरीज बोलते हैं। और बामर सीरीज एकमात्र ऐसी सीरीज है जो विजिबल रीजन में आ रही थी, इसलिए बामर ने उस टाइम पे दे दिया इसको। बाकी सब विजिबल रीजन से दूर रहती है, कुछ तो आईआर में आती है, एक यूवी में आती है। तो इसने ये जो बामर सीरीज थी ये विजिबल रीजन में आने के कारण इसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। बामर सीरीज अपीयर इन विजिबल रीजन ऑफ ईएमआर स्पेक्ट्रम। आफ्टर सम टाइम रीडबर्ग नोटेड दैट ऑल सीरीज, ये तो बामर ने बोला है फिक्स एक एनर्जी लेवल के लिए, ऐसे और भी एनर्जी लेवल होते हैं, सबके लिए अलग अलग सीरीज बना दी। किसने? रीडबर्ग ने अलग अलग सीरीज के लिए काउंट करने का फॉर्मूला दे दिया। फिर अलग अलग साइंटिस्टों ने उसको काउंट किया, और जो साइंटिस्ट उसको काउंट किया उसी के नेम पे उसने सीरीज का नेम रख दिया। तो रीडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, वो था न्यू बार इक्वल टू 10967 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का। ये आपका ग्राउंड लेवल या लोअर लेवल बोल लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है लोअर लेवल और ये है आपका अपर लेवल। यानी अपन को एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट की तरफ आना है, तो उसको इन्होंने दिखाया था। तो n1 की वैल्यू देखो 1 2 3 4 रह सकती है। n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा रहेगी। वो कितनी? अगर n1 आप 1 लेते हो तो n2 की 2 रहेगी, n1 आप 2 लेते हो तो n2 की 3 रहेगी। तो ऐसे मैंने बढ़ा के लिखा है इनको, और इनसे अलग अलग सीरीज का एक पैटर्न प्राप्त होता है, जो पैटर्न साइंटिस्ट के नेम पे दिया हुआ है।
और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं। देखो इधर, जैसे देखो ये एक एटम मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस लिया है और इसके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के जो लेवल है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इससे आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे अपने, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे कहाँ पे, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो अपन बोर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, उसमें अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इधर ये n1 बराबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8, ऐसे मैंने लेवल बना दिए। अब मैं, याद रखना ध्यान से इसको थोड़ा सा समझना, ये n बराबर जो 8 का लेवल है उससे आ रहा हूं मैं कहाँ पे, फर्स्ट में। कहाँ आ रहा हूँ, फर्स्ट में आ रहा हूँ। n1 अपना क्या है, फर्स्ट है। उसके बाद में 7 से कहाँ आ रहा हूँ, फर्स्ट में आ रहा हूँ। उसके बाद में कहाँ आ रहा हूँ, 6 से फर्स्ट में। उसके बाद में 5 से फर्स्ट में, 4 से फर्स्ट में, 2 से फर्स्ट में। तो जब मैं n बराबर 1 लेवल पे आ रहा हूं, कहां से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, कितने से भी, तो एक मेरे को पैटर्न मिलता है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस का, उसको मैंने नाम दे दिया लाइमन। उसको मैंने नाम क्या दे दिया, लाइमन। और लाइमन के लिए फिक्स हो गया क्या, लाइमन के लिए फिक्स, वो मैं आगे लिख दूंगा लाइमन के लिए। अब नेक्स्ट जो लाइन रहेगी वो देखो n1 बराबर 1 पे तो आ ली है, अब कहाँ है, 2 पे, तो 2 पे आ जाओ। तो ये 2 पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये तो एक आपको सीरीज मिली, तो ये सीरीज जो मिली इसको बोलते हैं बामर। इसको क्या बोलते हैं, बामर। देखो n बराबर 2 पे आना है, अब आपको लोअर लेवल 2 पे आना है। अब 2 पे आप 3 से आ सकते हो, 4 से आ सकते हो, 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट, कितने से भी आ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आगे बात करूं, तो नेक्स्ट लेवल अब कितने पे आ लिए, 2 पे, तो 3 पे आ लो, तो 3 पे आ लिए। 3 पे अगर आप यहाँ आ लिए तो ये एक पैटर्न मिला, इसको बोलते हैं पास्चन। इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइमर बामर पास्चन। अब n बराबर आप 3 पे आ लिए, तो उसके बाद कौन सा बचा आपका, उसके बाद आपका कौन सा बचा, n बराबर कितने पे आना, 4 पे। तो 4 वाला कौन सा, ये वाला, तो 4 पे आ जाओ, तो ये 4 पे आ गए। तो लाइमर पास्चन, लाइमर बामर पास्चन, ये हो गया आपका ब्रैकेट। अब आप n बराबर 4 पे आ गए तो 5 पे भी आ लो। अगर आप n बराबर 4 पे आ गए तो 5 पे भी आ लो। तो उसमें आने के लिए ये मैंने अलग सीरीज बना दी, लाइमर पास्चन, लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट फंड। ठीक, एक और होता है 6 पे अगर आप आ रहे हो तो एक हम्प्री और सीरीज आती है। ठीक है, अपन को इतना ही ध्यान रखना, अपने यही दे रखा है एनसीईआरटी तक लेवल, लिखना चाहो तो लिख लेना। एक और आता है हम्प्री का, ठीक है, लाइमर बामर पास्चन ब्रैकेट फंड। अब याद रखना स्टूडेंट, ये जो फंड वाला है ये आईआर रीजन में आता है। किस में आता है, आईआर रीजन में। ये किस में आता है, आईआर रीजन में। पास्चन किस में आता है, आईआर रीजन में। और बामर किस में आता है, याद रखना बामर आता है अपना विजिबल रीजन में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है बामर सीरीज कहां बिलोंग करती है, इसीलिए तो इसने सबसे पहले दे दिया था, विजिबल में आ रहा है ये, ठीक है। और लास्ट में देखें अपन लाइमन, तो लाइमन आता है अपना यूवी वाले रीजन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कौन सी सीरीज कहां पे कैसे आएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकी सीरीज की, तो आप इसको ऐसे लिख लेना। देखो यहां सीरीज नेम, यहां मैं लिख रहा हूं n1 की वैल्यू, यहां लिख रहा हूं n2, और यहां लिख रहा हूं मैं रीजन, ठीक है। तो देखो सीरीज है आपकी बामर, सीरीज कौन सी है आपकी, बामर वाली सीरीज है। तो अगर बामर सीरीज है तो आपको किस तरीके से काउंट करना है,
ये बामर के, सॉरी, सबसे पहले लाइमर को लेंगे अपन, लाइमर, बामर, ये पासचंद, ये ब्रैकेट, ये फंड। देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं अपन लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में देखो n1 की जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स 1, और n2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, कितने भी चले जाओ। रीजन कौन सा होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। उसके बाद है बामर सीरीज। बामर सीरीज में जो ग्राउंड लेवल होता है ये अपना लोअर लेवल बोल लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। ये अपना हायर लेवल। तो हायर लेवल एक तो पहले ले लिया आपने, बचा कौन सा? 2 वाला। एक तो ऑक्यूपाई हो गया ना 2, तो ये 2 लिया, तो ये 3, 4, 5, 6। और ये रीजन कौन सा है? ये है आपका विजिबल रीजन। विजिबल रीजन ये इंपॉर्टेंट है। लाइमर, बामर, फिर आएगा आपका पास्चन। पास्चन में आपको 3 लेना है, या 4, 5, 6 डैश डैश, ये किसमें? IR। उसके बाद लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4, ये 5, 6, 7, ये किसमें? IR में। उसके बाद फंड, ये 5, 6, 7, 8, ये भी किसमें? IR में। उसके बाद होता है हम्प्री। हम्प्री में 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये भी फार IR से बिलोंग करता है। तो ये आपको सीरीज इस तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स हैं, वो जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट अपना बोर मॉडल वाला वो पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे कि नंबर ऑफ लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, और अपन यहाँ पे उसको बोर मॉडल से भी डेराइव करेंगे। बोर मॉडल को वहां से डेराइव करके फिर अपन अलग अलग एटम्स के लिए इसको अप्लाई करके इसकी क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आई थिंक इतना वाला जो पार्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आप इसको अच्छे से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो मैंने सारा का सारा डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, वो पढ़ेंगे अपन बोर थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।